उन खबरों पर बात करेंगे जिनसे सीधा जुड़ा है देश का हित। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी लकीर खींचने में जुटे नीतीश कुमार के सितारे अब गर्दिश में जाते दिख रहे हैं। बात उत्तराखंड की, उसके बाद करेंगे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर धामी सरकार अब कैसे फाइनल स्टेप लेने जा रही है, और इसके अलावा आदि पुरुष पर विवाद के बाद फिर कहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की तस्वीर सामने आई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राष्ट्रहित की। तेईस जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले ही इस बैठक को बुलाने वाले नीतीश कुमार के सितारे अब गर्दिश में जाते फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, बात हम करेंगे पहले मांझी की। तो देखिए, मांझी ने दरअसल साथ छोड़ दिया, ऐसा कि आप जानते हैं, और अब स्टालिन से मुलाकात कैंसिल होने पर कैसे सवाल उठ रहे हैं, सभी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। नीतीश के गर्दिश में सितारे, मीटिंग से अपने हो रहे किनारे, विपक्षी एकता की मुहिम को झटका, स्टालिन से मुलाकात का मामला अटका। 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर पटना में बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही एकता की कोशिशों पर सवाल उठने लगे हैं। ऊपर ऊपर से तो सब ठीक लग रहा, लेकिन भीतर खाने अब दलों के बीच दूरी दिखने लगी है। अभी शरद पवार और केसीआर के बीच जुबानी जंग का अध्याय इसी एकता को कटघरे में खड़ा कर रहा था, तो मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार का तमिलनाडु जाकर सीएम स्टालिन से मिलने का मामला कैंसिल होना भी कहानी के बिगड़ने का इशारा दे रहा है। दरअसल नीतीश कुमार सीएम एमके स्टालिन से मिलने वाले थे, उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी भी तमिलनाडु जा रहे थे। तेजस्वी निकले, लेकिन अंत समय में नीतीश नहीं गए। नीतीश ने इसके पीछे तबीयत सही नहीं होने का हवाला दिया, तो बीजेपी को भी बोलने का मौका मिल गया। बात तय है, ये भाजपा मुक्त भारत के लिए बैठक नहीं हो रही, ये वास्तव में बैठक कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बैठक हो रही है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ दो, बंगाल में चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कांग्रेस कह रही है, तृणमूल कर रही है कांग्रेस मुक्त बंगाल, अखिलेश यादव कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त यूपी। वास्तव में ये लोग भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के सितारे मीटिंग से पहले ही गर्दिश में नजर आ रहे हैं। अभी पुराने साथी मांझी ने साथ छोड़ा था, तो लग रहा सबको साथ लाने की कोशिश रंग नहीं दिखा पा रही। ऊपर से मुखबिर वाले बयान पर अब जीतन राम मांझी की पार्टी हमलावर हो गई है। पार्टी का कहना है नीतीश माफी मांगे, नहीं तो मुकदमा होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पर हम लोग मानहानि का दावा करेंगे। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर जो दलितों गरीबों का मसीहा है, जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जिनके पीछे लाखों समर्थक हैं, आप उनको मुखबिर कह रहे हैं। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का नहीं, पूरे बिहार का, पूरे गरीबों का, पूरे दलितों का अपमान है। तो या तो मुख्यमंत्री जी इस बात को साबित करें कि किस बिना पर वो हमारे नेता को मुखबिर कह रहे हैं, या फिर वो माफ़ी मांग लें सार्वजनिक तौर पर जनता से, उनके समर्थक से, हमारे नेता से। माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांग लें, अन्यथा हम लोग मानहानि का दावा करेंगे। नीतीश जी विपक्ष की एकता के सूत्रधार बने थे। विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर एकता का खाका खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ये प्लान फंसता नजर आ रहा है। बाकी पूरी तस्वीर तो 23 जून को ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब देश में बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार यूसीसी लागू करने जा रही है, और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की यूसीसी ड्राफ्ट की तर्ज पर अब केंद्र सरकार भी समान नागरिक संहिता को लेकर कदम बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूसीसी पर सीएम धामी की पीठ थपथपाई है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर अब खास विशेष वर्ग पर मुसलमानों को यानी कि टारगेट करने को लेकर लगातार अब सरकार पर निशाना साध रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार की बड़ी तैयारी, समान नागरिक संहिता की बारी।
समान नागरिक संहिता के जरिए एक देश एक कानून लागू करने का बीजेपी का वादा सालों पुराना रहा है, लेकिन इस पर पहली बार एक्शन होता दिखा देवभूमि उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनाव में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और सत्ता में लौटते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार कैबिनेट में यूसीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। इस कमेटी को 2,31,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं और अब एक्सपर्ट कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट आने ही वाली है। हालांकि पुर्तगाल अधीन रहते ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया था, लेकिन आजाद भारत का उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। राजनाथ सिंह ने भी यूसीसी को जरूरी बताते हुए सीएम धामी की पीठ थपथपाई है। पहली बात तो मैं बतलाना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? क्या भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? क्यों बहस हो रही, कि क्यों इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है? लेकिन मुझे खुशी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पर कोई एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट नहीं करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि यूसीसी आने के बाद क्या होगा। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने से जुड़े कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे होंगे। यूसीसी लागू होने पर पर्सनल लॉ नहीं बचेंगे। यूसीसी के बाद बहु विवाह पर रोक लगेगी। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। हलाला और इद्दत पर भी रोक होगी। खास बात यह है कि धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने माता पिता को जानकारी देते हुए डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन कपल को सरकारी फैसिलिटी से वंचित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पति पत्नी दोनों को तलाक के एक समान आधार हासिल होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। नौकरीशुदा बेटी की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बुजुर्ग माता पिता की गुजर बसर की जिम्मेदारी भी रहेगी। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण की बात भी धामी सरकार के यूसीसी कानून में शामिल होगी। यूसीसी लागू होने पर कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सकेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। हलाला और इद्दत पर रोक होगी। राहत की बात यह है कि एक समान नियम कानून होने से लोगों की धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार बरकरार रहेगा। अब सवाल है कि जब संविधान भी समानता की बात करता है तो विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों हंगामा कर रहा है? दरअसल विपक्ष समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे एक विशेष वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। व्यापक सहमति से ही जो है इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। 2018 में भी यूसीसी लाने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया था। तब जो है विधि आयोग की स्पष्ट टिप्पणी आई थी कि देश की बहुलता पर जो है हमें गर्व है और देश की बहुलता का जश्न पूरा देश मना रहा है, उसको मनाने देना चाहिए, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया कि इस पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर सरकार इस पर आगे बढ़ना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि आप देश के सभी वर्गों से बात कीजिए, उनके साथ एक व्यापक सहमति बनाइए और इसको थोपने का काम ना करें। जाहिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से न केवल सबके लिए एक समान कानून होगा, बल्कि महिलाओं को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है। लेकिन ध्यान ये भी रखा जाना चाहिए कि विविधताओं से भरे देश में किसी भी तबके के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर आंच न आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के साए में होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। जी हाँ, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। अब बस पुष्कर सिंह धामी सरकार के एक्शन का इंतजार है। देखना दिलचस्प होगा जब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा तो देश के लिए यहाँ से क्या मैसेज निकलता है। कैमरा सहयोगी सोहन परमार और हरीश थपलियाल के साथ पवन लालचंद, भारत 24, देहरादून। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता बैठक से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है। इस पोस्टर में बीजेपी मुक्त भारत की बात लिखी गई है। अखिलेश और नीतीश के साथ साथ तेजस्वी की भी तस्वीर इसमें लगी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पोस्टर पर बवाल, बिहार में सियासी उबाल, लिखी गलत चौपाई, पटना में राजनीति गरमाई, बजरंग बली का अपमान, शब्दों पर संग्राम। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकता बैठक से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई।
इस पोस्टर में बीजेपी मुक्त भारत की बात लिखी गई है। अखिलेश और नीतीश के साथ तेजस्वी की भी तस्वीर लगी है। वहीं पोस्टर में जो भाषा लिखी है, हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ जो मजाक हुआ है, उस पर भी हंगामा छिड़ गया। दरअसल पोस्टर में हनुमान चालीसा की एक चौपाई लिखी है, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई। ये तो होती है चौपाई, लेकिन पोस्टर में लिखा है जहां मरी हरि भक्त कहाई। इतना ही नहीं, और देवता चितना धरे की जगह कोई देवता चितना धरे लिखा है। जून को पटना में होने वाली बड़ी बैठक के पहले अब देखिए बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के ठीक बाहर लगे इस पोस्टर को आपको दिखा रहे हैं। देखिए पोस्टर सपा की तरफ से लगाया गया है। 23 जून को बैठक होनी है। अखिलेश यादव के स्वागत को लेकर के ये पोस्टर लगाए गए हैं और 1990 में लालू प्रसाद ने जिस तरह से आडवाणी का रथ रोका, उसी तरह 2024 में अब नरेंद्र मोदी का रथ भी रोका जाएगा। विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं और सभी मिलकर जो है इस बार नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेंगे। साफ तौर पे इसमें मोहन भागवत की भी तस्वीर आपको नजर आएगी, जिसमें बीजेपी मुक्त भारत जो है वो लिखा गया है। बेरोजगारी, दंगाई, महंगाई, कार्टून वाली तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी लगाई गई है। बड़े पोस्टर हैं और ये साफ तौर पे मैसेज दिया जा रहा है कि विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं। 23 जून को बड़ी बैठक के बाद एक बड़ा मैसेज देश भर में जाएगा। ये पोस्टर सपा की तरफ से लगाया गया। बिहार के पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों के जुटान से पहले इस पोस्टर के जरिए बीजेपी को खुली चुनौती दी गई। पोस्टर के जरिए संदेश ये दिया गया कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया था, ठीक उसी तरह से देश को बीजेपी मुक्त बनाने को लेकर विपक्षियों का जुटान हो रहा है। इस पोस्टर पर अब सियासत भी गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। शिवसेना के दोनों गुटों में वर्चस्व की जंग थमती हुई नजर फिलहाल नहीं आ रही। 19 जून को स्थापना दिवस पर दोनों गुटों ने अलग अलग कार्यक्रम करके जहां पर सियासत में बड़ा संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं पर मंगलवार को ये लड़ाई अब गद्दार दिवस पर कैसे आ चुकी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप पूरा मामला समझिए। महाराष्ट्र में शिवसेना की आपसी लड़ाई, सियासी हमले और गद्दार दिवस तक आई। संजय के शिंदे से सियासी सवाल, यूएन को चिट्ठी लिखने को तैयार। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो स्थापना दिवस पर दोनों ही गुटों ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और बाला साहेब की विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को बताया, तो अब गद्दार दिवस को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल बीते साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बगावत की थी। शिवसेना उद्धव गुट ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस मनाने का ऐलान किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में संजय राउत ने लिखा है, भारत के उच्च सदन के सदस्य और शिवसेना यूबीटी के नेता के तौर पर यह प्रस्ताव देता हूं कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाए। इसी दिन 40 विधायकों के एक बड़े ग्रुप ने भाजपा के उकसावे पर शिवसेना छोड़ दी थी और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने की कोशिश की। इन लोगों ने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा किया। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय गद्दार दिवस के रूप में मनाया जाए। विश्व के सबसे बड़ी गद्दारी आज के दिन महाराष्ट्र में हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 लोगों ने बेईमानी की, गद्दारी की, वो इतिहास जो है पूरा काला चिट्ठा आपके सामने, उससे भयंकर बेईमानी इस देश में या विश्व में कभी नहीं हुई। जिस माँ ने आपको पाला बड़ा किया, प्रतिष्ठा दिया, सब कुछ दिया, उस माँ के पीठ में खंजीर ठोककर आप चले गए। उससे बड़ी बेईमानी इस देश में, देश की राजनीति में नहीं। महाराष्ट्र में मंगलवार को सड़कों पर महाभारत देखने को मिली। एनसीपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने देशद्रोही दिवस मनाया। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर ऐसे किसी आयोजन पर रोक लगाई थी। ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान सुप्रिया सूले भी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थी।
महाराष्ट्र में शिवसेना का सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। 24 के चुनाव से पहले दोनों गुट सियासी और जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना चाहते हैं। यही कारण है कि कभी स्थापना दिवस तो कभी गद्दार दिवस को हथियार बनाया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। खबर बिहार से। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में दरअसल बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि एम्बुलेंस का टेंडर देने में खेल किया गया और चहेतों को रेवड़ी बांटी गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा एम्बुलेंस घोटाला। सुविधा के नाम पर कर डाला जिंदगी का घिनौना सौदा। नियम बदले, हाईकोर्ट की बात टाली। जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों को दे दिया करोड़ों का टेंडर। बिहार में एक और मामले में नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस को चलाने का ठेका जिस कंपनी को दिया गया वो जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों की है। 1600 करोड़ रुपए के इस ठेके के आवंटन में नियमों की अनदेखी के साथ ही टेंडर के नियम भी बदले जाने के आरोप हैं। खास बात तो ये है कि जब बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार थी तब इस मामले को आरजेडी के ही विधायकों ने उठाया था, लेकिन जैसे ही सरकार से बीजेपी बाहर और आरजेडी की एंट्री हुई तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जो भी इनका अपना ये पूरी तरह से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर के ऑब्जेक्शन फाइल किया गया था हमारे द्वारा भी और अदर पार्टिसिपेटिंग कंपनियों के द्वारा भी। उन लोगों के द्वारा भी ये ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है कि ये रेस्पोंडेंट नंबर 4 जो है इस केस का जो पीडीपीएल है वो पीडीपीएल ने कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इनको जो है नहीं किया जाएगा। बीजेपी के साथ जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ही हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय की भी कमान है। बता दें कि एम्बुलेंस का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। आरोप है कि इस तरह कंपनी एक तरह से एक ही घर की है, क्योंकि इसमें सांसद के बेटे और उनकी 2 बहुएं सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सत्यता यही है कि यह कंपनी 2017 से ही एम्बुलेंस काम कर रहा है, लेकिन हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारे परिवार के लोग उसमें उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और काम करते हैं। अपने दिमाग में झांक के देखें, यहाँ गलत हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि मामले में क्या क्या आरोप लग रहे हैं। कैसे हुआ एम्बुलेंस घोटाला। पीडीपीएल जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की कंपनी में सांसद के कई रिश्तेदार निदेशक पद पर। इस कंपनी को बिहार में एम्बुलेंस चलाने के लिए दूसरी बार ठेका मिला। आरोप है कि इस बार ठेके के लिए पीडीपीएल ने अकेले ही दावेदारी की। कंपनी के खिलाफ अनियमितता के आरोप लगे थे और पटना हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। ठेका देने के लिए नियमों में बदलाव किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसके बारे में कई कमियां पाई गई। जिस तरीके से फैसला लिया गया है वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए इसमें साफ मामला दिखाई पड़ रहा है कि एक जो कि जदयू के सांसद की कंपनी थी, इसमें उनको 1600 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। साथ ही साथ जो 5 साल या 3 साल जो सांसद की कंपनी ने, बेटे की कंपनी ने काम किया, उसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। इसके अंदर जो पशुपति जो कंपनी है उसको लीक कर दिया गया डॉक्यूमेंट्स। टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ चीज़ें थी जो लीक नहीं करना था वो आपने लीक कर दिया, इसको रद्द किया जाए। तीसरे राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने जो मांग की थी मैं उससे सहमत हूँ। इसके अंदर कोई जांच की आवश्यकता नहीं, एकदम प्रेमा फेसी गड़बड़ी पाई गई है। एम्बुलेंस घोटाले को लेकर अब बिहार के नीतीश सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी हमलावर है तो सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि कैसे सत्ता से करीबी का फायदा मिला और लोगों की जान की नहीं, सिर्फ जेब भरने का ही ख्याल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बीजेपी के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, जनता के बीच वो कितना मौजूद रहे हैं और महासंपर्क में क्या क्या किया, इन सारी बातों की जानकारी फॉर्म भर के सांसद को देनी है और ये रिपोर्ट मांगी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
इसी रिपोर्ट के आधार पर साल 2024 में टिकट तय होने वाली है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कितना किया काम, सांसदों को भरना होगा फॉर्म। मोदी ने मांगी रिपोर्ट, अच्छे काम को मिलेगा सपोर्ट। सांसदों के काम का लेखा जोखा, काम करने वालों को ही मौका। महाजन संपर्क की क्या तैयारी, जीत कैसे मिलेगी भारी। 2019 से 23 तक बीजेपी के सांसदों ने अपने अपने इलाकों में कितना काम किया, जनता के बीच वो कितना मौजूद रहे हैं, ये सब कुछ उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को बताना होगा। लोकसभा चुनाव में अभी करीब साल भर का समय बचा हुआ है, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अभी से सक्रिय हो गई है और सांसदों का लेखा जोखा तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी ने अब सभी सांसदों को 2 पन्नों के नोट्स के साथ 3 फॉर्म भेजे हैं, जिसमें पूछा गया कि महाजन संपर्क अभियान के दौरान आपने कितना काम किया और कितने घरों तक पहुंच रही। इस फॉर्म को भरकर सांसदों को प्रदेश कार्यालय या फिर दिल्ली में संसदीय कार्यालय में जमा कराना होगा। सांसदों से इस फॉर्म के जरिए पूछा गया है कि महाजन संपर्क अभियान में सांसद कितने घरों तक पहुंचे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कितना काम किया, साथ ही उन्हें आगे के टारगेट भी दिए गए हैं। इस रिपोर्ट की 2024 के आम चुनाव में टिकट बंटवारे में भी अहम भूमिका रहेगी। सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट भी भेजनी है। इनका सम्मेलन कराना है। इसमें यह भी बताना है कि कितने इन्फ्लुएंसर बीजेपी के लिए अच्छा लिखते हैं, कितने खराब और कितने लोग तटस्थ रहे हैं। इसके अलावा सभी सांसदों को अपनी लोकसभा सीट में 1000 विशिष्ट लोगों की लिस्ट देनी होगी। इसमें पद्म पुरस्कार विजेता, खिलाड़ी, टीचर, डॉक्टर और शहीद परिवार के लोग शामिल हों। साथ ही उन्हें अपने क्षेत्र में 40 से 50 कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करनी है। हर एक कार्यकर्ता को रोजाना सुबह 20 और शाम को 20 यानी दिन भर में कम से कम 40 लोगों से संपर्क करना है। मोदी सरकार के 9 साल के कामों के बारे में बताकर उन्हें उसकी एक बुकलेट भी देनी है। सांसदों ने अपने इलाके में कितने सम्मेलन किए और उसमें अलग अलग वर्गों की कितनी सहभागिता रही, ये भी फॉर्म में भरकर बताना है। खास तौर पर ये जानकारी भी देनी है कि लाभार्थी, व्यापारी और सामाजिक स्तर पर आयोजित सम्मेलनों में कितनी संख्या में लोग आए। बीजेपी के सांसद को अब तक के अपने काम के बारे में बताने के अलावा उनके लिए आगे के टारगेट भी सेट किए गए हैं। पार्टी की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक सभी सांसदों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने अपने क्षेत्र में 1000 से 2000 के बीच का कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम की फोटो सरल ऐप पर अपलोड करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को सभी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं और इसके लिए सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करनी होगी। सांसदों ने अपने इलाके में कितने सम्मेलन किए और उसमें अलग अलग वर्गों की कितनी सहभागिता रही, ये भी फॉर्म में भरकर बताना है। खास तौर पर ये जानकारी भी देनी है कि लाभार्थी, व्यापारी और सामाजिक स्तर पर आयोजित सम्मेलनों में कितनी संख्या में लोग पहुंचे। सांसदों से उनके कामकाज पर रिपोर्ट मांगी गई है। उनको ये बताना होगा कि उन्होंने कौन से काम किए हैं। अगर इन 4 सालों में अपने क्षेत्र के लिए कोई विशेष काम किया तो वो भी बताना होगा। अगर दिल्ली में जीत के हैट्रिक लगानी है तो यूपी की 80 सीटों को जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए यूपी के सभी बीजेपी सांसदों से उनके काम पर रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि 2024 में टिकट मिलने का मुख्य आधार सांसदों का